मुद्रास्फीति का पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। अब पार्ट 2 में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे किया जाए इसके बारे में जानेंगे। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण जो है 2015 से पहले आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलके करते थे, ठीक है, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो है 2016 से क्या किया गया है, एक बनाया गया है मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाया गया है 2016 में। और इसमें जो है इसके आधार पर एक एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया है। और ये जो है 2016 से 21 तक रहा था। और ये आरबीआई एक्ट 1934 45ZB, हर चीज का एक्ट होता है, ये आपको पता ही है, नहीं पता है तो अपना लोग पढ़ेंगे जब पॉलिटी, तो वहां पे देखेंगे जो एक्ट कैसे बनता है। तो इसमें आपको सिर्फ ये देख लेना, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के सब सेक्शन 45ZB में एमपीसी को ऐड किया गया है, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य रहेंगे? 6 सदस्य रहेंगे, टोटल 6 सदस्य रहेंगे। 3 सदस्य किसके रहेंगे? सरकार के रहेंगे, और 3 सदस्य जो हैं आरबीआई के रहेंगे। और इन 3 सदस्य में जो रहेगा वो चेयरमैन को मिला के रहेगा, चेयरमैन को मिला के ही रहेगा। और चेयरमैन कौन रहेगा? आरबीआई के गवर्नर रहेगा, आरबीआई का गवर्नर रहेगा। इसका कार्य क्या रहेगा? इसका कार्य जो है एक मिनट, इसका कार्य 3 कार्य होंगे। इसका 3 कार्य होंगे। कौन कौन सा? मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करना है। नियंत्रित कैसे? तो आपको बोले ही मुद्रास्फीति दर की नियंत्रण ये है जो इसको कितना रखना है, 4 ± 2%, 4 ± 2%, यानी 2% से 6% के बीच में रखना है इसको, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये काम है। दूसरा काम है प्रधान बाजार दर निर्धारण, प्रधान ब्याज दर का निर्धारण। तीसरा है मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। तो मौद्रिक नीति समिति का 3 काम है। पहला मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करना, दूसरा प्रधान ब्याज दर निर्धारण करना, तीसरा मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। क्लियर? 2000 कब बना ये? 2016 में बना। पहले कैसे होता था? पहले दो आरबीआई भी करता था और गवर्नमेंट भी करता था, अब दोनों को मिला दिया गया है। अब हम लोग जो देखते हैं वो मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है आम जीवन पे कैसे पड़ता है, कहां कहां पे पड़ता है, किन्हें फायदा होता है, किन्हें लॉस होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है, मुद्रास्फीति का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक, दोनों पड़ सकता है। लेकिन अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा तो फिर क्या होगा? फिर जो है मुद्रास्फीति पर अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव कब पड़ेगा? जब मुद्रास्फीति की सामान्य दर रहे। सामान्य दर मतलब 4 ± 2, सामान्य दर मतलब 4 ± 2। तो वस्तु और सेवा का मूल्य में क्या होगा? सामान्य वृद्धि। उत्पादक वर्ग को क्या होगा? लाभ होगा। उत्पादक वर्ग को लाभ होगा तो वो क्या करेगा? उत्पादन में वृद्धि करेगा। उत्पादन में वृद्धि होगा तो ऑटोमेटिक है जो रोजगार में वृद्धि होगा, और रोजगार में वृद्धि होगा या उत्पादन वर्ग में वृद्धि होगा तो उत्पादन में वृद्धि होने पे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी वृद्धि होगा, और जीडीपी में वृद्धि होगा तो फिर उससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो देश में आर्थिक समृद्धि आएगी। आर्थिक समृद्धि आएगी जिससे देश के आर्थिक विकास बढ़ेगा, और आर्थिक विकास अगर बढ़ेगा
अगर ये साइकिल चलता रहा तो मुद्रास्फीति की सामान्य दर बना रहेगा। ठीक है, क्लियर ये बात? सकारात्मक प्रभाव हुआ ये। विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ेगा, इसी साइकिल से आप कंपैरिजन करते रहिएगा। ठीक है, और ये पूछा जाता है एग्जाम में, विभिन्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव, वर्ग है, प्रभाव है। उत्पादक वर्ग पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्पादक वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आप उस साइकिल पर बैठा लीजिए। अगर उत्पादक वर्ग मुद्रास्फीति आएगा तो वो रेट कम लगेगा, जिससे कि और उत्पादक वर्ग क्या करेगा, और उत्पादन करेगा, और उत्पादन करेगा तो उत्पादक वर्ग को लाभ होगा। दूसरा, उपभोक्ता, कंज्यूमर जो है उसको क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? व्यापारी में, व्यापारी को क्या होगा, व्यापारी को तो लाभ होगा ना, व्यापारी को लाभ होगा। निश्चित आय वाले, निश्चित आय वाले मतलब सैलरी वाले जो भी हैं, उनका क्या होगा, पैसा तो उतना ही आएगा, लेकिन खर्च क्या होगा। प्याज जहां पे वो खरीद रहा था कितना में, 50 रुपया में, लेकिन अब कितना खरीदना पड़ रहा है, 70 रुपया में। तो उसे अब पहले कितना सेविंग करता था, 50 रुपया, लेकिन अब कितना करना पड़ रहा है, 30 रुपया। तो उसको क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ, नुकसान हुआ निश्चित आय वाले के। और बचत का भी एग्जाम्पल आपको देख ही रहे, जो पहले कितना 50 बचा रहा था, अब 30 ही बचा रहा है। एग्जाम्पल जो पहले फर्स्ट क्लास में देखे थे, बचत वाले को मुद्रास्फीति से क्या होगा, नुकसान होगा, यानी बचत कम होगा। पेंशन भोगी, ये भी तो निश्चित आय वाले ही हैं, लेकिन मैंने अलग कर दिया, इसके भी नुकसान होगा। निर्यात, 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 अब निर्यात और आयात का बहुत अच्छा लॉजिक है। अब आप ये बताइए, जो रुपया, मुद्रास्फीति कब आएगा, जब रुपया ज्यादा हो जाएगा। अब डॉलर के मुकाबले में रुपया की कीमत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डॉलर के मुकाबले में अगर रुपया की कीमत कम हो जाएगा तो फिर विदेश से हम लोग जो हैं, यहां से मान लो कॉफी बेच, चाय जो है, चाय पत्ती हम लोग विदेश भेजते हैं। ठीक है, तो विदेश भेजते हैं, तो अब यहां से भेजेंगे तो डॉलर क्या होगा, डॉलर जितना मिल रहा था उतना ही मिलेगा। ठीक है, उतना ही मिलेगा, उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। लेकिन आप ये देखिए, जो मुद्रा जो है उतना पैसा में ही, लेकिन पैसा तो बढ़ गया है ना, पैसा तो बढ़ गया है, तो इन लोगों का भी क्या हो जाएगा, निश्चित आय हो जाएगा, और जिससे कि निर्यात करना कम कर देगा। ये लोग निर्यात कम कर देगा, क्योंकि डॉलर का उतना ही भाव है और पैसा का वैल्यू अब रहा नहीं डॉलर के, और डॉलर में पैसा तो उतना ही आ रहा है, इसलिए निर्यात करना ये कम कर देगा। आयात, इसको हम लोग जब भुगतान संतुलन पढ़ेंगे, निर्यात आयात ट्रेड के बारे में, तो अच्छे से जान लीजिएगा। आयात, आयात क्या होगा, आयात क्या होगा, जो अब इसे डॉलर खरीदना है तो ये पैसा लेके जाएगा 100 रुपया, 100 रुपया लेके गया, बोला मुझे एक विदेश से पेन मंगाना है, उस पेन का दाम जो है $5 है, $5 है, तो ये 500 रुपया लेके गया। तो 500 रुपया लेके गया तो डॉलर के जो है मुकाबले पैसा का दाम जो है, पैसा बढ़ गया है ना, पैसा बढ़ गया तो पैसा का वैल्यू नहीं रहा, तो वैल्यू जो नहीं रहा तो ये गया दिया। लेकिन वो जो सामान था, उसका पेन जो विदेश में था वो तो $5 में ही मिल रहा है, तो $5 में ही मिल रहा है, यहां पे इसके पास पैसा है, पैसा है, तो अब क्या होगा, आयात ये ज्यादा मात्रा में करेगा, क्योंकि पैसा है तो ये सामान ले लेके रखने लगेगा, तो आयात में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, आयात में वृद्धि हो जाएगा। सरकारी बचत, सरकारी बचत पे क्या होगा, सरकारी बचत कम हो जाएगा। ऋणी, ऋणी को क्या होगा, ऋणी को लाभ होगा, ऋणी को लाभ होगा, लेकिन जो दिया है ऋण, ऋणदाता को नुकसान होगा, ऋणदाता को नुकसान होगा। क्यों, इसका भी वजह है। आप कुछ खरीदते हैं, किसी को पैसा दे दिए, मान लो आप सपोज करो ब्याज वाले लगाने वाले साहूकार रहते हैं, वो क्या करते हैं, किसी को जमीन खरीदने के लिए पैसा दे दिए, लेकिन कुछ साल 2 साल बाद पता चलता है उस जमीन का रेट हो, जितना उसका ब्याज हुआ उससे 4 गुना बढ़ गया है। उससे क्या हुआ, ऋणदाता को नुकसान हुआ और ऋणी को लाभ हो गया। लेनदार
सेम बात, लेनदार को नुकसान होगा, देनदार को लाभ होगा। बॉन्ड धारक, ये सब इसलिए ये हटा दिए हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि बॉन्ड धारक को क्या होगा, डिबेंचर धारक को क्या होगा। तो बॉन्ड धारक एवं डिबेंचर धारक को क्या होगा, नुकसान होगा। परिवर्तनशील आय वाले, अब मान लो जो बिजनेस करता है, मान लो सब्जी का बिजनेस करता है, तो सब्जी का बिजनेस करने वाले का, अब सब्जी का जो बिजनेस कर रहा है तो वो क्या करेगा, सब्जी आज लाया जिस रेट में 15 रुपए खरीद के लाया, तो क्या करेगा, तुरंत 20 रुपए बेचने लगेगा, तुरंत 20 रुपए बेचने लगेगा। उस पर क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्लियर ये बात? अच्छा, अब यहां पे डिबेंचर धारक और बॉन्ड धारक, इन दोनों को समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल से समझाया हूं आपको। ए है और एक बी है, ठीक है, इसी पे समझ लेते हैं क्योंकि ये पेन अच्छे से लिखना समझे अभी आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने इसी का यूज कर रहा हूं। ए और बी है, ए जो है क्रेडिटर है और बी जो है ब्रोवर है। अब क्या हुआ, जो ए जो है बी को पैसा दिया है, 1000 रुपया दिया है, तो 1000 रुपया जो है उधार दिया है ए बी को। कैसे दिया है, 1000 रुपया उधार दिया है, 10 रुपया सालाना 1 साल के लिए दिया है। ये बॉन्ड या डिबेंचर पे भी दोनों पे एक सेम लागू होगा। अब जो है ये देनदार जो है, ऋणी जो है, ये क्या करेगा, ब्याज के साथ इसे पैसा क्या करेगा, लौटाएगा। किसको, क्रेडिटर को लौटाएगा। तो लौटाएगा तो ये 100 रुपया ब्याज हुआ, लेकिन तब तक में उसी सामान का रेट बढ़ गया ना, अब ये खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। तो लाभ किसको हुआ, लाभ किसको हुआ, इसको तो हानि हो गया, इससे लाभ हो गया क्योंकि ये उस सामान को खरीद लिया, बाद में उसे पैसा भी ब्याज के रूप में दे दिया। तो ऋणी को क्या होगा, लाभ होगा। देनदार को क्या होगा, लाभ होगा। ऋणी और देनदार सेम हुआ ना, देना किसे पड़ेगा बाद में, मुद्रास्फीति के बाद, ऋणी को। अब लेनदार को हानि हो जाएगा क्योंकि उतना में वो खरीद नहीं पाएगा। ऋणदाता को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बॉन्ड धारक या डिबेंचर धारक, इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। ये एक बॉन्ड पर पे लिख दिया, जो ऐसे ऐसे करके मैं, यानी उधार ए को बी को देना है, 1000 रुपये देना है, 10 साल के लिए सालाना देना है, 1 साल के लिए 10% सालाना देना है, 10% वार्षिक देना है और 1 साल के लिए देना है, और बॉन्ड लिख के उसे दे दिए, बाद में उसे लौटाया गया तो उसे क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सवाल में पूछा जाता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के प्रकार। हाँ, मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अभी पेन चलाना सीखे नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। तो पहला टाइप है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इसको विभिन्न, मुद्रास्फीति को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से हम लोग पहला देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब हाइपर इन्फ्लेशन जो होता है, ये इसका जो रेट होता है, दर 4 से 5 अंकों में होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब जब स्फीति की दर 3 अंकों से भी अधिक हो, 3 अंकों से भी अधिक हो, यानी 4 से 5 अंकों में अधिक हो जाए, तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में जो है अस्थिर आय वाली सभी परिसंपत्तियों, एग्जाम्पल में वेतन, बचत, गिरवी, बीमा पॉलिसी, बॉन्ड आदि का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। और ऐसी मुद्रास्फीति में न सिर्फ बढ़त बड़ी होती है, बल्कि ऐसा बहुत कम समय के अंदर हो जाता है। और इस स्थिति में जो बॉन्ड वाला बात है, पत्र मुद्रा, वो बेकार हो जाती है। और ये जो आया था, कब आया था, 1920 के दशक में। 1920 के दशक में जर्मनी में तथा 2000 के दशक में जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन देखी गई थी। और हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति जो है 2016-17 में ये क्या अरबियन कंट्री है वो, 2016-17 में वेनेजुएला में भी हाइपर इन्फ्लेशन उत्पन्न हुई थी, ऐसा न्यूज में आया था, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं,
जब स्फीति की दर 3 अंकों से भी अधिक हो जाए तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा टाइप है कौन सा? गैलोपिंग या ओवर इन्फ्लेशन, कूदती हुई मुद्रास्फीति। गैलोपिंग, यहां पे आपको GAOOPING, ये लिखने में कुछ समझ में वही लिखा हुआ है, लेकिन गैलोपिंग या इसको ओवर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर इन्फ्लेशन, कूदती हुई स्फीति। कूदती हुई स्थिति ऐसी स्थिति जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें द्विअंकीय या 3 अंकीय वृद्धि दर से बढ़ती है, 2 अंकों में बढ़ती है। अर्थात जब उत्पादन में बिना किसी वृद्धि के या नगण्य वृद्धि के कीमतें काफी तेजी से बढ़ती है और मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक हो जाती है, उसे कूदते हुए मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्फीति की वार्षिक वृद्धि दर अत्यंत जो है उच्च हो जाती है, यानी 3 अंकों से ज्यादा होता है। अब इसका 2 अंकों की होती है, तो ये अति स्फीति से क्या है? कम है, फिर भी ज्यादा है, क्योंकि आपने देखा ना बेस रेट क्या है अपना, या इसको हर वक्त याद रखना है, 4 ± 2, फिर भी ज्यादा है 3 से 4 अंकों में, यानी 800, 150, 200 जो है। ठीक है, अब क्रीपिंग, नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात अगर हम लोग करें तो जब मुद्रास्फीति की दर 3%, जब मुद्रास्फीति की दर जो है 3% या उससे कम, 3% या उससे कम हो तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यह मुद्रास्फीति का अत्यंत मंद रूप है। ठीक है, अति धीमी दर, मंद रूप है। ऐसी स्थिति कहां पे? अधिकतर विकसित देशों में। अब 3% कम क्या है? 0, -1, +1, +2। अर्थव्यवस्था को गतिहीनता के प्रभाव से मुक्त रखने तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के कारण इस स्फीति को क्या माना जाता है? वांछित। इस स्फीति को वांछित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो बात हम लोग करते हैं अपस्फीति की। अपस्फीति जो है ना, टाइप तो है, लेकिन इसका क्या वजह है? अपस्फीति, डिफ्लेशन जब मुद्रास्फीति की दर, डिफ्लेशन जब मुद्रास्फीति की दर 0 या 0 से नीचे, यानी नकारात्मक में हो जाए। ये कब होता है? जब मांग में कमी, मांग है ही नहीं, टमाटर कोई खा ही नहीं रहा है, पता चला स्वाइन फ्लू फैल गया तो कोई चिकन खा ही नहीं रहा, 80 रुपए केजी मिल रहा है। तो ये सब क्या है? डिफ्लेशन है। जब मुद्रास्फीति की दर 0 या 0 से नीचे हो जाता है तो मांग कमी हो जाती है, और जब मांग में कमी होगी तो वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा है तो क्या करेगा उसे? आपूर्ति में वृद्धि, तो आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा, जिससे मूल्य में गिरावट हो जाएगा। उत्पादक वर्ग क्या करेगा? टमाटर उगाना कम कर देगा। उत्पादक वर्ग हतोत्साहित हो जाएगा। उत्पादक वर्ग, ये क्या आ गया? उत्पादक वर्ग हतोत्साहित हो जाएगा। उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होगा तो उत्पादन अगले साल से कम जाएगा ही नहीं, उसे उत्पादन कम हो जाएगा। उत्पादन कम होगा, रोजगार कम हो जाएगा। रोजगार कम होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, आर्थिक मंदी आ जाएगा। तो और जब उत्पादन कम होगा तो जीडीपी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, आर्थिक मंदी आ जाएगी। आर्थिक मंदी जब आ जाएगी तो फिर पता ही है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में, जितना कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उसी के आधार पर पढ़े, न कि ग्रेजुएशन लेवल को हम लेके चले हैं। ठीक है, अब अपस्फीति और मुद्रास्फीति में अंतर क्या है? अंतर अभी आप पढ़े हैं, तुरंत कर सकते हैं। अंतर, अपस्फीति में वस्तु के मूल्य में गिरावट हो जाती है, लेकिन मुद्रास्फीति में वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पैसा ज्यादा हो जाता है। उत्पादक वर्ग क्या होता है? इसमें हतोत्साहित होता है, लेकिन इसमें उत्पादक वर्ग को, अरे आज तो मेरा इस रेट से बिका है, चलो कल भी उत्पादन करते हैं, उत्पादक वर्ग लाभान्वित हो जाता है। अब इसमें क्या होता है? अपस्फीति के कारण उत्पादन कम हो जाता है या बंद कर देता है, वो फैक्ट्री बंद कर देता है,
लेकिन यहां पे खूब फायदा हो रहा है, खूब कमाओ, उत्पादन में वृद्धि कर देता है। बेरोजगारी और आर्थिक मंदी आ जाता है उस स्थिति में। मुद्रास्फीति में रोजगार और आर्थिक विकास होने लगता है। मांग में कमी, मांग है ही नहीं। मुद्रास्फीति में पैसा ज्यादा है, अरे आज ये खाएंगे कल ये खाएंगे, मतलब मांग में वृद्धि होते जा रहा है। अब इन सारे चीजों को आपने देखा, लेकिन इसका एक लॉजिक है, जो फिर ये सारे चीजों जो हो रहा है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि, उत्पादक वर्ग लाभान्वित हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, रोजगार में आर्थिक विकास हो रहा है, मांग में भी वृद्धि हो रहा है, तो मुद्रास्फीति क्यों नहीं लाया जा रहा है? सरकार इस पर क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि अपना देश जो है ना, हालांकि हम बताएंगे जो विकासशील और विकसित देशों में क्या अंतर है, तो फिर खुद आप पता कर लीजिएगा। अभी तो टैक्स चल रहा है। तो ये देखिए संस्फीति, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन, अच्छा मंदी जो आता है, मंदी क्यों आता है? मंदी आता है जो मांग में कमी आ जाती है। मांग में कमी यानी मुद्रा में कमी के लिए अब आरबीआई और सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों मिलकर के कमिटी बना हुआ है। इनका यह कहना है जो मुद्रास्फीति का जो रेट है कितना रखना है? 4 + -2% के में रखना है। तो यानी -2 -1 0, देख रहे हैं ना आपको, 4 + -2 यानी 2 से 6%। अब जब ऐसा हो जाए तो ये कब होगा? मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि तो मांग में वृद्धि होगा। अगर मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगा तो मांग में भी वृद्धि होगा। और ये सारे का सारे चीज जो है, अगर गवर्नमेंट या एमपीसी जानबूझकर करे तो वो क्या होगा? रिफ्लेशन, संस्फीति। और इसकी सिफारिश किसने की थी? उर्जित पटेल समिति, ये गवर्नर भी बने थे, आपको पता ही है, बाद में इस्तीफा भी दिया था इसने। अपस्फीति, डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन जो होता है, डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या देखा आपने? स्वयं जानबूझकर नहीं, स्वयं अगर जीडीपी कितना हो जाए, मुद्रास्फीति का दर 0 से कम हो जाए तो ये क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ जाता है। क्या होता है फिर? अपस्फीति। लेकिन अपस्फीति, डिसइंफ्लेशन की अगर बात करें, डिसइंफ्लेशन, तो इसमें क्या होता है ना, जब मुद्रास्फीति की दर सामान्य दर से ज्यादा जितना रहना चाहिए, यानी 4 + -2, 4 + -2 रहना चाहिए, 2 से 6%, लेकिन ये जानबूझकर अगर ज्यादा कर दे, जानबूझकर ज्यादा, ठीक है, जानबूझकर, तो फिर क्या होगा? वस्तु की आपूर्ति बढ़ेगी, मांग में कमी हो जाएगा, और आरबीआई जो है ब्याज दर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। आरबीआई ब्याज दर को बढ़ाएगा तो फिर आरबीआई ब्याज दर को बढ़ाएगा, रोजगार में वृद्धि होगी, वस्तु की आपूर्ति होगी, मांग में कमी होगी, रोजगार में वृद्धि होगी। अब यहां पे कोर इन्फ्लेशन की जहां तक बात है, तो कोर इन्फ्लेशन, इसमें कोर इन्फ्लेशन इसे क्यों कहा गया है? तो इसकी अवधारणा, कोर इन्फ्लेशन की अवधारणा जो है 1981 में किसने, इसका नाम था एक्सटेन। क्या नाम था? एक्सटेन, ECKSTEIN, एक्सटेन ने दी थी। इसके अनुसार मुद्रास्फीति के मापन के 2 भाग होते हैं, एक अस्थाई मुद्रास्फीति और दूसरा अस्थाई। तो जब इसमें जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि अस्थायी कारणों के फलस्वरूप मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति फैलती है या बढ़ती है, तो उसे कोर मुद्रास्फीति कहेंगे आम भाषा में। यानी खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर, ठीक है, खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को कोर स्फीति कहा जाता है। सटीक डेफिनेशन है ये, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सभी चीज, इन सभी के कारणों अगर मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति फैलती है, बढ़ती है, तो उसे कोर स्फीति, अस्थायी मुद्रास्फीति बोलेंगे।
और अस्थायी जब मानसून का निष्पादन अच्छा न होने, प्राकृतिक आपदा आने से, जैसे अस्थायी कारणों से उत्पादन में कमी के कारण मुद्रास्फीति फैलती है, तो उसे अस्थायी, मतलब इनका दो मैंने बताया, जो कोर इन्फ्लेशन का दो भाग है, तो एक अपने अस्थायी के बारे में, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, आप एक बार देख लो अस्थायी, ठीक है। आपको सिर्फ ये रखना है, जो कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं किसको है, कोर इन्फ्लेशन उसे बोलते हैं जो खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को कोर स्फीति कहा जाता है। अस्थायी में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इन सब के कारणों अगर मुद्रास्फीति आती है तो अस्थायी मुद्रास्फीति। और अगर किसी आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा हो गया, मानसून का निष्पादन हो गया, इन सब की वजह से अगर उत्पादन में कमी होता है, कमी के कारण मुद्रास्फीति आती है, तो फिर अस्थायी मुद्रास्फीति कहलाती है। अब ये जो है, इसमें कोर इन्फ्लेशन की जो बात किया गया है, दरअसल मुद्रास्फीति की अस्थायी दर को ही मुद्रास्फीति की प्रमुख दर कहा जाता है। प्रायः सरकार एवं केंद्रीय बैंक की नीतियां इसी प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की होती है, अस्थायी की। अस्थायी पे कोई बात कर ही नहीं सकता है, कोरोना आ गया, कोई जान नहीं रहा था, तो ये क्या अस्थायी मुद्रास्फीति अगर आता है तो 697 वस्तु, ये आपने देख चुके हैं क्या WPI में, तो WPI में कितने वस्तु को लाया गया, 697 वस्तु को, जिसमें प्राथमिक वस्तु, विनिर्मित वस्तु, ईंधन वस्तु पिछले क्लास में पढ़े हैं। जो प्राथमिक वस्तु में 117, विनिर्मित में 564, ईंधन में 16। तो ईंधन को छोड़ करके कितना हो गया 697। ईंधन को छोड़ करके खाद्य वाले कितना है 17, और गैर खाद्य 100 है इसमें, तो 16 प्लस 17 कितना हो गया, 16 प्लस 17 हो गया आपको 33। तो 697 में से इस 33 को अगर माइनस करेंगे तो 664 वस्तु, कितना 664 वस्तु कोर इन्फ्लेशन में आएगा, कितना 664। ठीक है। नेक्स्ट जो है सस्टेनेबल इन्फ्लेशन, धारणीय मुद्रास्फीति, सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। सस्टेनेबल इन्फ्लेशन की अगर जहां तक बात करें तो ये विकसित देशों में ही लाया जाता है। इसमें सामान्य दर 1 से 2% या उससे ज्यादा, इससे कम नहीं। और विकासशील देश या अल्प विकसित देश मुद्रास्फीति का रेट जो रहता है 4 से 6% से ज्यादा, 4 माइनस 6%, 4 से माइनस नहीं समझना है, 4 से 6% के बीच रहता है, या इससे ज्यादा ही रहता है, कम नहीं होना चाहिए इससे। यहाँ पे विकसित देश में 1 से 2% रहता है, या इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये हम लोग बात किए सस्टेनेबल इन्फ्लेशन के बारे में। अब एक होता है सेक्यूफ्लेशन के बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन सेक्यूफ्लेशन होता है STEWFLATION। सेक्यूफ्लेशन क्या होता है? सेक्यूफ्लेशन जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो जाती है तो वो सेक्यूफ्लेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है ना, जो मूल्य वृद्धि से तात्पर्य समस्त वस्तुओं में मूल्य वृद्धि से नहीं है, बल्कि एक विशेष वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में ही मूल्य वृद्धि से हो। यानी अगर बात करें तो जैसे कि कुछ क्षेत्रों में तो ऊंची मुद्रास्फीति की दर देखी गई या कीमत स्तर में भारी वृद्धि देखी जाती है, वही दूसरे क्षेत्र में मुद्रा संकुचन या कीमत स्तर में गिरावट या स्थिर कीमत स्तर की स्थिति एक साथ प्रदर्शित होती है। तो यही सेक्यूफ्लेशन कहलाता है, ये सेक्यूफ्लेशन। हाँ, तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में हम लोग सस्टेनेबल इन्फ्लेशन देखें। अब नेक्स्ट जो देख रहे हैं, नेक्स्ट है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जो होता है ये मुद्रास्फीति केवल आपूर्ति पर मांग के अधिक के कारण ही नहीं, बल्कि
अर्थव्यवस्था, बल्कि अर्थव्यवस्था में सरकार की मौद्रिक नीतियों के कारण भी बनी रहती है। अधिक लचीली मौद्रिक नीतियों के तहत यदि कोई देश अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करता है या ब्याज दरों को दीर्घ अवधि तक कम रखता है, तो इस कारण मुद्रा की प्रत्येक इकाई का मूल्य बढ़ी हुई मांग की तुलना में गिर जाती है, मांग की तुलना में गिर जाती है, और इसे ही हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, आप आगे जो पढ़ेंगे, गुन्नार इसका नाम था गुन्नार मेडन मॉडल पढ़ेंगे अपना लोग जब 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। तो गुन्नार मेडल जो है, मुद्रास्फीति के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन गुन्नार मेडल द्वारा किया गया तथा पॉल एस्ट्रीटन ने इसमें और अधिक योगदान दिया। गुन्नार मेडल जो बताया, उसके बाद एक नाम आता है पॉल एस्ट्रीटन का। पॉल एस्ट्रीटन महोदय ने यह भी जो है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के बारे में बताया और इसमें और अधिक योगदान दिया, गुन्नार मेडल से ज्यादा योगदान दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया जो अर्थव्यवस्था की संरचना में होने वाले असंतुलन स्फीति के कारक होते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के प्रमुख असंतुलनकारी तत्व में जो अगर बात की जाए तो प्रमुख असंतुलनकारी तत्व खाद्य की कमी, वस्तुओं की आपूर्ति में कमी, विदेशी विनिमय अवरोध, सामाजिक राजनीतिक प्रतिबंध, संसाधन असंतुलन, ये सभी चीज बताए। तो स्ट्रक्चर में क्या है, जो कच्ची सड़कें हैं, कच्ची सड़कें अगर रहेगा तो आपूर्ति में कमी हो जाएगा ऑटोमेटिक, और उत्पादन क्या कम होगा, उद्योग भी कम आएगा। ये सब क्या है, एक स्ट्रक्चर है। आप इन सब चीजों को देख सकते हैं बिहार में। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं मंदीगत या निस्पंदन, मंदीगत या बहुत कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको इंग्लिश ही अच्छा याद रखिएगा, नहीं तो फिर हिंदी के चक्कर में पढ़ के। निस्पंदन, स्टैगफ्लेशन को समझने के लिए कुछ नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ना, एकदम इसी को आप माइंड में ले लीजिए। यानी मुद्रास्फीति की दर ज्यादा हो जाए, बेरोजगारी चरम पर, आर्थिक मंदी भी आ जाए, और ये सारे का सारे तीनों अगर एक साथ आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, स्टैगफ्लेशन कहलाएगा। कोरोना काल में कहा जा रहा था स्टैगफ्लेशन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यानी स्टैगफ्लेशन हम कह सकते हैं जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दे, अर्थात बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ रहे, तो उसे स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में मुद्रास्फीति की दर ऊंची, आर्थिक समृद्धि की दर नीची तथा बेरोजगारी की दर अस्थिर रूप से क्या बनी रहती है, और इसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि जहां बेरोजगारी को दूर करने के लिए मांग में वृद्धि होती है, वृद्धि हेतु विस्तारक राजकोषीय उपाय किए जाते हैं, तो राजकोषीय उपाय करेंगे, वहीं दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, उच्च स्फीति के समाधान हेतु संकुचनकारी नीति अपनानी पड़ेगी। तो बहुत कठिन हो जाता है इस पर नियंत्रित करना। अब हम लोग एक छोटा सा जो बात है देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा नहीं है, एक बार पीसीएस में ही पूछा है, हाँ एसएससी में भी पूछा है, ये फिलिप्स वक्र के बारे में। कब पूछा है याद नहीं है, फिलिप्स वक्र के बारे में। फिलिप्स वक्र जो है, ये न्यूजीलैंड के एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, उसका नाम था A.W. फिलिप्स, A.W. फिलिप्स, फिलिप्स, इसी के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। फिलिप्स वक्र जो है, ये ब्रिटेन के 1861 से 1957 तक के आनुभाविक आंकड़ों पर आधारित है।
फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति की दर में संबंध स्थापित करता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर, इसमें स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच, स्फीति की दर, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच क्या, कौन सा संबंध? व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। किसमें? फिलिप्स वक्र में। आप देख लीजिए, मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम यानी कहने का मतलब रोजगार ज्यादा, यानी मुद्रास्फीति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोजगार। मुद्रास्फीति रोजगार के समानुपाती होता है। और इस वक्र के अनुसार यह भी कह सकते हैं, जो यदि बेरोजगारी की दर कम करना चाहते हैं तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी बढ़ानी होगी। लेकिन मौद्रिक मजदूरी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अतः बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो ऊंची मुद्रास्फीति की दर बर्दाश्त करनी होगी। अभी महंगाई बढ़ रहा है तो सब कर रहा है पैकेट इतना ये चीज मांग, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, महंगाई जिस रेशियो से बढ़ेगा वो बढ़ेगा ही, क्योंकि आपका जो जैसे मुद्रास्फीति की दर है 4+-2 रखना ही पड़ेगा, और इसके लिए जो है तरलता रहनी चाहिए मार्केट में। बेरोजगारी कभी समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ऊंची मुद्रास्फीति की दर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, और यदि मुद्रास्फीति की दर को कम करना चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की ऊंची दर वहन करनी ही होगी। क्लियर ये बात? तो फिलिप्स का कॉन्सेप्ट एकदम हर जगह अप्लाई होता है, और अपना लोग के दैनिक जीवन में भी अप्लाई हो ही रहा है, करना ही पड़ेगा चाहे किसी का भी गवर्नमेंट आ जाए। तो इकोनॉमिक्स पे गवर्नमेंट तो वही रहती है ना, लेकिन प्रशासनिक जो भी है ब्यूरोक्रेट वो तो सेम रहते हैं, पॉलिसी तो वही बनाते हैं। तो ये सब सिर्फ राजनीति के लिए कर सकते हैं, महंगाई इतना ये चरम सीमा पे है, लेकिन आपको ये जो कॉन्सेप्ट है फिलिप्स का, जो बेरोजगारी समाप्त अगर करना चाहते हैं आप, तो ऊंची मुद्रास्फीति की दर बर्दाश्त करना होगा, और अगर मुद्रास्फीति की दर को कम करना चाहते हैं तो बेरोजगारी की ऊंची दर को वहन करना ही होगा। ठीक है, चलिए इन सब के बाद छोटा सा ये भी हम लोग जान ले, जो मुद्रास्फीति अगर आ जाए तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो नियंत्रण करने के लिए आपको बता ही दिया है, जो मुद्रास्फीति के लिए जो है 2016 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना है, और इसमें जो है आरबीआई और सरकार दोनों होते हैं। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मांग में कमी करता है, और सरकार जो है आरबीआई क्या करता है? मांग में कमी करता है। मांग में कमी होने से क्या हो जाएगा? अब ये देखिए, एक मिनट, ये अब क्यों लास्ट में मुद्रास्फीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है 2016 में बना, तो इसमें आरबीआई और सरकार दोनों होते हैं। मांग में कमी, आरबीआई क्या करता है? मांग में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए मांग में कमी कर देता है। मांग में कमी कैसे करेंगे? ब्याज दर में वृद्धि कर देगा, ब्याज दर में वृद्धि कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा? बैंक का लोन महंगा हो जाएगा। बैंक का लोन महंगा हो जाएगा, आदमी घर नहीं बनाएगा, कुछ लेगा नहीं। महंगी मौद्रिक नीति इसको बोलते हैं, लेकिन क्या हो जाता है? सब चीज महंगा हो जाता है, महंगी मौद्रिक नीति बोलेंगे इसको। ठीक है, जब आरबीआई ला रहा है। फिर सरकार क्या क्या कर सकता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए? आपूर्ति में वृद्धि कर देगा। कैसे? मान लो प्याज का रेट बहुत ज्यादा बढ़, अब क्या करेगा? ये बाहर से मंगा लेगा, आपूर्ति में वृद्धि कर देगा, जिससे कि बाजार में संतुलन आ जाएगा। काला बाजारी और जमाखोरी पर रोक करेगा। तो इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिल करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब मुद्रास्फीति यहीं पे हम लोग करते हैं समाप्त, और आगे जो हम लोग लाएंगे, तो आगे लाएंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में हम लोग पीपीटी के माध्यम से देखेंगे, और इसको आप बार बार रिवीजन कर लीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन टू द पॉइंट है। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न से।